सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाइयाँ कि आप पहले हिस्से को कंप्लीट करके दूसरे हिस्से पे पहुंच गए हो। तो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि हमने पहले हिस्से में क्या क्या सीखा। पहले हिस्से में सिद्धांत पहला था आलोचना, निंदा और शिकायत ना करें। दूसरा सिद्धांत ईमानदारी और सच्चाई से तारीफ कीजिए। तीसरा सिद्धांत दूसरे इंसान में तीव्र इच्छा जगाइए। अब बात करते हैं दूसरे हिस्से की, जिसमें हम समझेंगे 6 तरीके जिनसे आप लोगों को पसंद आएंगे। यह करें और आपका हर जगह स्वागत होगा। दोस्तों का दिल जीतने का तरीका सीखने के लिए इस किताब को पढ़ने की जरूरत क्या है? दोस्तों का दिल जीतने की कला जानने वाले सबसे बड़े महारथी से क्यों न सीखे? कौन है वह? आप उसे कल रास्ते पर मिल सकते हैं। आपके नजदीक आते ही वह अपनी पूंछ हिलाने लगता है। अगर आप रुक कर उसे सहलाएंगे तो यह दिखाने के लिए उछल पड़ेगा कि वह आपको कितना पसंद करता है। और आप जानते हैं कि उसके प्यार के पीछे कोई दूसरी नीयत नहीं है। वह आपको रियल एस्टेट नहीं बेचना चाहता और वह आपसे शादी भी नहीं करना चाहता। क्या आपने कभी सोचा है कि कुत्ता दुनिया का एकमात्र ऐसा जानवर है जिसे आजीविका के लिए काम नहीं करना पड़ता? मुर्गी को अंडे देने पड़ते हैं, गाय को दूध देना पड़ता है और तोते को बोलना पड़ता है, लेकिन एक कुत्ता अपनी आजीविका कमाने के लिए आपको सिर्फ प्यार देता है। जब मैं 5 साल का था, मेरे पिता मेरे लिए 50 सेंट में पीले बालों वाला एक पिल्ला लेकर आए थे। वह मेरे बचपन की खुशी थी। हर शाम 4:30 बजे वह हमारे घर के सामने अपनी प्यारी आंखों से रास्ते को एकटक देखता रहता था और जैसे ही वह मेरी आवाज सुनता या मुझे देखता, वह अपनी पूंछ हिलाने लगता और सरपट से आगे आता और दौड़ते हुए पूरी खुशी के साथ आगे आता और मेरे पैरों से लिपट जाता। टिप्पी मेरा 5 साल तक दोस्त रहा। फिर एक दुखद रात को वह रात मैं कभी नहीं भूलूंगा। वह आकाश की बिजली से मुझे 10 कदम दूरी पर मारा गया। टिप्पी की मृत्यु ने मेरे बचपन की ट्रेजेडी थी। टिप्पी, तुमने कभी मनोविज्ञान पर कोई किताब नहीं पढ़ी। तुम्हें जरूरत ही नहीं थी। तुम किसी दैवी प्रेरणा से जानते थे कि तुम 2 साल में लोगों की दिलचस्पी अपनी तरफ जगाने की कोशिश करके उतने दोस्त नहीं बना सकते जितना लोगों में दिल से दिलचस्पी दिखाकर 2 महीनों में बना सकते हो। मुझे फिर से दोहराने दो। तुम 2 साल में लोगों की दिलचस्पी अपनी तरफ जगाने की कोशिश करके उतने दोस्त नहीं बना सकते जितना लोगों में दिल से दिलचस्पी दिखाकर 2 महीनों में बना सकते हो। इसके बावजूद मैं और आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो पूरी जिंदगी दूसरों की अपनी तरफ दिलचस्पी जगाने की कोशिश में लगा देते हैं, पर यह काम नहीं करता। लोगों की आप में रुचि नहीं है, उनकी मुझ में रुचि नहीं है, उनकी खुद में रुचि है सुबह, दोपहर और रात। न्यूयॉर्क टेलीफोन कंपनी के टेलीफोन पर हुई बातों पर लंबी रिसर्च की यह जानने के लिए कि किस शब्द का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। आपने सही अनुमान लगाया, मैं 500 फोन वार्तालापों में यह 3900 बार इस्तेमाल हुआ। मैं किसी ऐसे ग्रुप फोटोग्राफ में जिसमें आप भी हैं, सबसे पहले आप किसकी फोटो देखते हैं? अगर हम सिर्फ लोगों पर प्रभाव जमाने में रहें और उनकी दिलचस्पी पाने में लगे रहें, तब हमें अच्छे और सच्चे दोस्त कभी नहीं मिलेंगे। सच्चे दोस्त ऐसे नहीं मिलते। नेपोलियन ने कोशिश की और जोसेफिन ने अंतिम मुलाकात में उनसे कहा, जोसेफिन, मैं धरती के किसी भी इंसान से ज्यादा भाग्यशाली रहा हूँ और इसके बावजूद तुम दुनिया में अकेली हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। इतिहासकारों को शक है कि वह जोसेफिन पर भी विश्वास कर सकता था। अल्फ्रेड एडलर, वियना के मशहूर मनोवैज्ञानिक, ने जिंदगी का आपके लिए क्या मतलब होना चाहिए नाम की किताब लिखी। इन्होंने किताब में लिखा, जो इंसान दूसरों में दिलचस्पी नहीं रखता उसे सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और वह दूसरों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। आप मनोविज्ञान पर भारी भरकम किताबों के पढ़ने के बाद भी इससे ज्यादा जरूरी बात नहीं खोज सकते। एडलर की बात इतनी अर्थ भरी है कि मैं इसे यहाँ फिर दोहराना चाहूंगा। जो इंसान दूसरों में दिलचस्पी नहीं रखता उसे सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और वह दूसरों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ऐसे ही इंसानों से मनुष्य की असफलताएं निकलती है। एक बार मैंने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में लघु कथा लिखने का कोर्स किया और उस कोर्स के दौरान एक मशहूर पत्रिका के संपादक ने हमारी क्लास के बात की। उन्होंने कहा कि वह उनके डेस्क से गुजरने वाली दर्जनों कहानियों में से कोई भी कहानी उठाकर कुछ परिच्छेद पढ़कर बता सकते थे कि लेखक लोगों को पसंद करता है या नहीं। अगर लेखक लोगों को पसंद नहीं करता, उन्होंने कहा, तो लोग भी उनकी कहानियां पसंद नहीं करेंगे। वह सदा हुआ संपादक पढ़ने के दौरान 2 बार रुका और उसने उपदेश देने के लिए माफी मांगी। मैं आप लोगों को वही बातें बता रहा हूँ, उन्होंने कहा, जो एक उपदेशक आपको बताएगा। पर याद रहे, अगर आप सफल कहानी लेखक बनना चाहते हैं तो आपको लोगों को पसंद करना होगा। अगर वह साहित्य लिखने के बारे में सच है तो निश्चय ही वह लोगों के साथ व्यवहार करने के मामले में भी सही है।
मैंने हार्वर्ड थ्रस्टन के ड्रेसिंग रूम में एक शाम बिताई जब वे ब्रॉडवे पर अंतिम बार प्रदर्शन कर रहे थे। थ्रस्टन उस समय जादूगरों के बादशाह थे। 40 साल तक वे पूरी दुनिया घूमते रहे, जादू दिखाते रहे, दर्शकों को मंत्रमुग्ध करते रहे और लोगों को चकित करते रहे। 7 मिलियन से ज्यादा लोगों ने उनके शो को देखा था और उन्होंने $2 मिलियन से ज्यादा लाभ कमाया था। मैंने मिस्टर थ्रस्टन से अपनी सफलता का राज बताने को कहा। उनकी स्कूली शिक्षा का इससे कोई लेना देना नहीं था, इसीलिए वे घर से छोटी उम्र में भाग गए थे। उन्होंने बॉक्स कारों में सवारी की, पुआल में सोए, दरवाजे पर भीख मांगी और रेलवे के साइन बोर्ड को देखकर पढ़ना सीखा। क्या उनको मैजिक की ज्यादा जानकारी थी? नहीं। उन्होंने कहा कि इस विषय पर सैकड़ों किताबें लिखी गई हैं और कई लोगों को उतना ही पता है जितना उन्हें पता है, पर उनके पास 2 चीजें थी जो दूसरों के पास नहीं थी। पहली, वे लाइट में अपनी पर्सनालिटी को अच्छे से बाहर ले आते थे और वे एक मास्टर शोमैन थे। वे मानव का स्वभाव जानते थे। वे जो भी करते थे, हर एक हाव भाव, आवाज की ऊंचाई और गहराई, भावों को उठाना, हर चीज का वे पहले से ही रिहर्सल कर लेते थे और उनकी हर हरकत सेकंडों के हिस्सों में बधी हुई थी। इसके अलावा थ्रस्टन को लोगों में सच्ची रुचि थी। उन्होंने बताया कि कई जादूगर लोगों को देखते थे और बोलते थे, इन गधों की जमात को देखो, मैं आज उन्हें बेवकूफ बना कर रहूंगा। लेकिन थ्रस्टन का तरीका दूसरा था। उन्होंने बताया कि स्टेज पर जाते वक्त वे खुद से कहते थे, मैं धन्यवाद देता हूं कि यह लोग मेरे स्टेज पर आए। इन्हीं लोगों के कारण मेरे लिए आजीविका कमाना संभव हो पाया है। मैं उन्हें अपना बेस्ट देकर रहूंगा। उन्होंने कहा कि वे बिना अपने आप से यह कहे लाइट के सामने नहीं आते थे कि मुझे अपने श्रोताओं से प्यार है, मुझे अपने श्रोताओं से प्यार है। बकवास, फालतू, आप जो सोचना चाहे सोचे। मैं आपको एक प्रसिद्ध जादूगर द्वारा बताई रेसिपी बिना किसी टिप्पणी के बता रहा हूँ। नॉर्थ वारेन, पेंसिल्वेनिया के जॉर्ज डाइक को अपने सर्विस स्टेशन बिजनेस के 30 साल बाद रिटायर होना पड़ा जब उनके स्टेशन की जगह पर एक नया हाईवे बना। जब रिटायरमेंट के खाली दिन उनको बोर करने लगे तो वे अपनी सारंगी पर संगीत बजाने लगे। जल्दी ही वे उस क्षेत्र में संगीत सुनने और दूसरे सारंगी वादकों से मिलने निकल पड़े। अपने विनम्र अंदाज में वे हर संगीतकार की पृष्ठभूमि के बारे में जानने को उत्सुक हो गए। हालांकि वे खुद बहुत अच्छी सारंगी नहीं बजाते थे, पर उन्होंने इस दौरान कई दोस्त बनाए। उन्होंने कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और यूनाइटेड स्टेट के पूर्वी हिस्से में कंट्री म्यूजिक के प्रशंसकों के बीच में खिंजिया काउंटी के सारंगी वाले अंकल जॉर्ज के रूप में लोकप्रिय हो गए। जब हमने अंकल जॉर्ज के बारे में जाना तब वे 72 साल के हो गए थे और जिंदगी के हर पल का आनंद ले रहे थे। लोगों में दिलचस्पी रखने के कारण उन्होंने वैसे समय में कई जिंदगी की शुरुआत की जब लोग थक हार कर बैठ जाते हैं। जब थियोडोर रूजवेल्ट की लोकप्रियता का भी रहस्य था, उनके वैले जेम्स ई आमोस ने एक किताब लिखी जिसका नाम उसने थियोडोर रूजवेल्ट अपने वैले के नायक रखा। इस किताब में आमोस एक घटना के बारे में बताता है। मेरी पत्नी ने एक बार प्रेसिडेंट से बॉब व्हाइट के बारे में पूछा। उसने उसे कभी नहीं देखा था, पर प्रेसिडेंट ने उसके बारे में पूरे विस्तार से बताया। कुछ समय बाद हमारे घर का फोन बजा। आमोस और उसकी पत्नी ओएस्टर के बे रूजवेल्ट एस्टेट में एक छोटे घर में रहते थे। मेरी पत्नी ने फोन उठाया और फोन पर मिस्टर रूजवेल्ट खुद थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरी पत्नी को यह बताने के लिए कॉल किया है कि खिड़की के सामने एक बॉब व्हाइट है जो उसे वैसे चाहे तो देख सकती थी। यह नन्ही बातें उनकी खासियत थी। जब भी वे हमारे घर के पास से गुजरते, अगर हम नजरों से दूर भी होते तब हम उन्हें यह बोलते हुए सुन सकते थे, ओ एनी या ओ जोम्स। यह उनका मित्रतापूर्ण व्यवहार था। कर्मचारी ऐसे इंसान को पसंद किए बिना कैसे रह सकते थे? कोई इंसान उन्हें कैसे पसंद नहीं कर सकता था? रूजवेल्ट ने एक रात व्हाइट हाउस में फोन किया जब प्रेसिडेंट और मिसेज टॉफ्ट वहां नहीं थे। सभी लोगों के लिए उनकी विनम्रता इस बात से दिखती थी कि वे व्हाइट हाउस के सभी काम करने वालों को उनके नाम से पुकारते थे, भले ही वह नौकरानी क्यों ना हो। जब उन्होंने किचन में काम करने वाले एलिस को देखा, आर्की बट लिखती हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या वह अभी भी कॉर्न ब्रेड बनाती हैं। एलिस ने कहा कि वह कभी कभी नौकरों के लिए बनाती हैं, पर इसे ऊपर कोई नहीं खाता। उनकी पसंद बुरी है, रूजवेल्ट ने कहा। मैं प्रेसिडेंट से मिलने पर बताऊंगा। एलिस उनके लिए प्लेट पर एक पीस लेकर आई और वे ऑफिस जाते हुए समय मालियों और मजदूरों से बात करते हुए उसे खाते गए। उन्होंने हर इंसान को वैसे ही अभिवादन किया जैसे वे पहले करते थे। आइक हूर, जो व्हाइट हाउस में 40 साल से काम कर रहा था, ने नम आंखों से कहा, यह पिछले सालों में मेरे जीवन का एकमात्र खुशनुमा दिन था और हम इसे कभी $100 में नहीं बदलेंगे। कम दर्जे वाले लोगों के लिए इसी सोच ने चाथम के एडवर्ड एम्स स्काई सेल्स प्रतिनिधि को अपना अकाउंट रखने में मदद की। कई साल पहले उन्होंने बताया, मैंने मैसेच्यूसेट्स एरिया के जॉनसन एंड जॉनसन में ग्राहकों को बुलाया था। एक अकाउंट हिंग में ड्रग स्टोर में था।
किसी स्टोर में जाने पर मैं हमेशा स्टोर के मालिक से ऑर्डर लेने से पहले सोडा कलर या सेल्स कलर से बातें करता था। एक बार मैं स्टोर मालिक के पास गया तो उसने मुझे चले जाने को कहा, क्योंकि वह जॉनसन के सामान खरीदने में दिलचस्पी नहीं रखता था, क्योंकि उसे लगता था कि वे लोग छोटे ड्रग स्टोर को अनदेखा करके फूड और डिस्काउंट स्टोर पर ध्यान दे रहे थे। मैं दुम दबाकर भागा और शहर में घंटों चक्कर लगाता रहा। अंत में मैंने वापस जाने का निश्चय किया और अपनी बात स्टोर के मालिक के सामने रखने की कोशिश की। जब मैं वापस आया तो मैंने हमेशा की तरह सोडा कलर और सेल्स कलर को हेलो कहा। जब मैं मालिक के पास पहुंचा तो वह मुस्कुराया और उसने मेरा स्वागत किया। फिर उसने डबल ऑर्डर दिया और मुझे आश्चर्य हुआ और मैंने उससे पूछा कि पिछले कुछ घंटों में ऐसा क्या हुआ। तब उसने सोडा फाउंटेन के पास खड़े युवक की ओर इशारा किया और उसने कहा कि मैं स्टोर में आने वाले कुछ एक ऐसे लोगों में से था जो उसे और अन्य लोगों को हेलो कहते थे। उसने मालिक को बताया कि अगर किसी सेल्समैन को यह बिजनेस मिलना चाहिए तो वह मैं हूँ। मालिक मान गया और एक वफादार ग्राहक बना रहा। मैं कभी नहीं भूलूंगा कि किसी सेल्समैन के लिए या किसी और इंसान के लिए दूसरों में दिलचस्पी रखना सबसे जरूरी चीज है। मैंने अपने अनुभव से पाया है कि कोई इंसान बहुत व्यस्त लोगों का ध्यान और समय खींच सकता है अगर मैं उनमें सच्ची दिलचस्पी दिखाए। मुझे विस्तार से बताने दें। कई साल पहले मैंने ब्रुकलिन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में साहित्यिक का कोर्स कराया था और हम कैथलीन नोरिस, फाइनी हर्स्ट, इडा टार्बेल, अल्बर्ट पेसन और रूपर्ट ह्यूज जैसे बड़े और व्यस्त लेखकों से चाहते थे कि वे ब्रुकलिन आकर अपने अनुभव से हमें कुछ सिखाएं। इसीलिए हमने उन्हें लिखा और उन्हें बताया कि हमने उनके काम की तारीफ की और हमारी इच्छा है कि वे यहाँ आए और अपनी सफलता के रहस्य हमें सिखाएं। हर पत्र 150 छात्रों द्वारा साइन किया गया था। हमने कहा कि हम जानते हैं कि यह लेखक बहुत व्यस्त है, इतने व्यस्त कि अपना लेक्चर तैयार नहीं कर सकते। इसीलिए हमने उनके लिए प्रश्नों की एक लिस्ट भेजी जो उनकी जिंदगी और काम करने के तरीके से संबंधित थी। उन्हें वह पसंद आया, किसे पसंद नहीं आएगा। इसीलिए वे अपने घरों से निकले, ब्रुकलिन तक आए और उन्होंने हमारी मदद की। हम सारे लोग, चाहे हम फैक्ट्री में काम करने वाले हों, ऑफिस में क्लर्क हों या राजगद्दी पर बैठे राजा हों, हम सभी उन्हें पसंद करते हैं जो हमारी प्रशंसा करते हैं। उदाहरण के तौर पर जर्मन कैसर को ले। प्रथम विश्व युद्ध के अंत में वह दुनिया के सबसे ज्यादा नफरत और आलोचना का शिकार इंसान था। जब वह जान बचाने के लिए हॉलैंड भागा तो खुद उसका देश उसके खिलाफ हो गया था। उसके खिलाफ नफरत इतनी गहरी थी कि लाखों लोग उसकी बोटी बोटी काटने और जलाने के लिए तैयार थे। गुस्से की इस आग के बीच एक छोटे बच्चे ने उसे प्यार और प्रशंसा से भरा एक सच्चा पत्र लिखा। उस बच्चे ने लिखा कि भले ही दुनिया जो सोचे, पर वह विल्हेम को हमेशा अपने राजा के रूप में देखना चाहेगा। कैसर इस पत्र से इतना द्रवित हुआ कि उसने उस छोटे बच्चे को मिलने के लिए बुलाया। बच्चा आया, साथ में उसकी माँ आई और कैसर ने उससे शादी कर ली। उस छोटे बच्चे को दोस्त बनाने की कला पर किताब पढ़ने की जरूरत नहीं थी। वह इस कला को प्राकृतिक रूप से जानता था। अगर हम दोस्त बनाना चाहते हैं तो हमें दूसरों के लिए कई चीजें करनी चाहिए। ये वो चीजें हैं जो समय, ऊर्जा, निस्वार्थ भाव और विचारशीलता खोजती है। जब ड्यूक ऑफ विस्टर प्रिंस ऑफ वेल्स थे तो उन्हें साउथ अमेरिका टूर पर जाना था और उस टूर पर जाने से पहले उन्होंने महीनों स्पेनिश सीखने में लगाए ताकि वे वहां पर उनकी भाषा में जनता के बीच बोल सके। साउथ अमेरिका के लोगों ने उन्हें इस कारण से काफी पसंद किया। कई साल तक मैंने अपने दोस्तों के जन्मदिन की जानकारी रखने की पूरी कोशिश की। कैसे? हालांकि मुझे ज्योतिष विज्ञान में बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, पर मैंने लोगों से पूछना शुरू किया क्या वे इस बात पर विश्वास करते हैं कि इंसान के जन्म का उसके चरित्र और स्वभाव से कोई लेना देना होता है। फिर मैंने उनसे अपना जन्मदिन बताने को कहा। अगर सामने वाले इंसान ने 24 नवंबर कहा तो उदाहरण के तौर पर मैं अपने मन में 24 नवंबर दोहराता रहा। उनके पीछे घूमते ही मैं जन्मदिन नोट कर लेता था और बाद में उसे अपनी बर्थडे डायरी में लिख लेता था। हर साल की शुरुआत में मैं जन्मदिनों को अपनी कैलेंडर पैड में नियोजित कर लेता था ताकि वे मेरे ध्यान में आसानी से आ जाए। उस दिन के आते ही मैं पत्र या टेलीग्राम से उन्हें शुभकामनाएं भेज देता था। क्या हिट आइडिया था वह। कई बार धरती का मैं एकमात्र इंसान होता था जो उनका जन्मदिन याद रखता था। अगर हम दोस्त बनाना चाहते हैं तो लोगों का उत्साह और प्रेम से अभिवादन करें। किसी से फोन पर बात करते समय यही मनोविज्ञान इस्तेमाल करें। इतने प्यार से हेलो बोले ताकि फोन पर बात कर रहे इंसान को लगे कि आप उससे बात करने से कितना खुश है। कॉल करने वाले को महसूस होगा कि आप उनकी कितनी कद्र करते हैं। अगली बार फोन पर जवाब देते समय इस बात को जरूर याद रखें। दूसरों में सच्ची दिलचस्पी दिखाने से न सिर्फ दोस्त बनते हैं बल्कि आपकी कंपनी के प्रति ग्राहकों में वफादारी भी आती है। नेशनल बैंक ऑफ नॉर्थ अमेरिका ऑफ न्यूयॉर्क के प्रकाशन ने
एक सीयू में जमा करता मेडलिन रोजोडेल का यह पत्र प्रकाशित हुआ था। मैं यह बताना चाहती हूँ कि मैं आपके स्टाफ को कितना पसंद करती हूँ। सभी काफी विनम्र, शिष्ट और मददगार हैं। कतार में लंबे समय तक इंतजार करने के बाद कितना अच्छा लगता है जब आपका टेलर बड़े प्रेम से करता है बात। पिछले साल मेरी माँ 5 महीनों के लिए अस्पताल में पड़ी थी। मैं अक्सर एक टेलर मेरी पेत्रुसेलो के पास जाती थी। वह मेरी माँ के बारे में चिंतित थी और हालचाल के बारे में पूछा करती थी। इस बारे में कोई शंका है कि मिसेज रोजेडेल इस बैंक की सेवा लेंगी या नहीं? चार्ल्स आल वाल्टर्स, जो न्यूयॉर्क के एक बड़े बैंक में काम करते थे, को एक कॉर्पोरेशन के बारे में गुप्त रिपोर्ट तैयार करने का काम दिया गया था। वे सिर्फ एक इंसान को जानते थे जिसे जरूरत तथ्य मालूम थे। जब मिस्टर वाल्टर्स को प्रेसिडेंट के ऑफिस में ले जाया गया तो एक युवा महिला ने दरवाजे से झांककर प्रेसिडेंट को बताया कि उसके पास उस दिन के लिए स्टैंप नहीं थे। मैं अपने 12 साल के बच्चे के लिए स्टैंप जमा कर रहा हूँ, प्रेसिडेंट ने मिस्टर वाल्टर्स को बताया। मिस्टर वाल्टर्स ने अपने आने का प्रयोजन बताया और वे सवाल पूछने लगे। प्रेसिडेंट इधर उधर की बातें करते रहे। वे बात नहीं करना चाहते थे और कोई भी चीज उनका मुंह खुलवाने में सफल नहीं हो रही थी। इंटरव्यू छोटा और बिना काम का रहा। सच में मुझे नहीं पता था कि क्या करूं, मिस्टर वाल्टर्स ने यह कहानी बताते समय कहा। तब मुझे याद आया कि उनके सेक्रेटरी ने उनसे क्या कहा था, स्टैंप, 12 साल का बच्चा। और तभी मुझे याद आया कि हमारे बैंक का विदेशी विभाग स्टैंप जमा करता था, हर देश से आने वाले पत्रों का स्टैंप। अगले दिन दोपहर में मैंने इस आदमी को फोन पर कहा कि मेरे पास उस बच्चे के लिए स्टैंप है। क्या मुझे उत्साह से अंदर ले जाया गया? जी हाँ। उसने मुझे इतनी गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया जैसे वह कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ रहा हो। उसके चेहरे पर मुस्कान और भलमनसाहट थी। मेरे जॉर्ज को यह पसंद आएगा। वह स्टैंप को देखते हुए कहने लगा, इसे देखिए, यह तो खजाना है। हमने आधा घंटा स्टैंप के बारे में बात करते और इस बच्चे को तस्वीर देखते हुए बिताया। उसके बाद उसने 1 घंटे मेरे काम की सारी जानकारी दी, वह भी बिना मांगे। उसने अपनी सारी जानकारी दी, फिर अपने जूनियर कर्मचारियों को बुलाकर उनसे भी पूछा। उसने अपने एक सहयोगी को फोन किया। उसने मेरी झोली तथ्यों, आंकड़ों, रिपोर्टों और पत्राचार से भर दिया। अखबार के रिपोर्टों के हिसाब से मैंने झंडा गाड़ दिया। एक और कहानी सुनिए। सीएम कन्फ्ले फिलाडेल्फिया के जूनियर ने वर्षों तक एक बड़े चेन स्टोर संगठन को ईंधन बेचने की कोशिश की थी, लेकिन वह चेन स्टोर कंपनी अपना ईंधन एक शहर के बाहर के डीलर से खरीदती रही, जो कन्फ्ले के ऑफिस को अनदेखा करती रही। मेरी क्लास में एक रात मिस्टर कन्फ्ले ने भाषण देते समय चेन स्टोरों पर गुस्सा निकाला और बताया कि वे कैसे देश के लिए बाहर है, पर वे यह नहीं जान पाए कि उन्हें ईंधन क्यों नहीं बेच पा रहे थे। मैंने उन्हें दूसरी तकरीब आजमाने की सलाह दी। संक्षेप में बताता हूँ कि क्या हुआ। हमने कोर्स के सदस्यों में वाद विवाद कराया कि चेन स्टोर से देश को लाभ हो रहा है या नुकसान। कन्फ्ले ने मेरी सलाह के अनुसार विरोधी पक्ष लिया और उन्होंने चेन स्टोर की वकालत करने पर फैसला किया। और इसके बाद वे उस चेन स्टोर संगठन के एक एग्जीक्यूटिव के पास गए और बोले, मैं यहाँ ईंधन बेचने नहीं आया हूँ, मैं आपसे एक सहायता मांगने आया हूँ। फिर उन्होंने उस वाद विवाद के बारे में बताया और कहा, मैं आपके पास मदद के लिए आया हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में और कोई भी इंसान उन तथ्यों को नहीं दे सकता जो मैं खोज रहा हूँ। मुझे यह वाद विवाद जीतना है और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मदद कर सके। यहाँ मिस्टर कन्फ्ले के शब्दों में पूरी कहानी है। मैंने इस इंसान से सिर्फ 1 मिनट का समय मांगा था। इसी पर उसने मुझसे मिलना स्वीकार किया था। अपना केस बताने के बाद उसने मुझे एक कुर्सी पर बिठाया और ठीक 1 घंटे 45 मिनट तक बात करता रहा। उसने एक दूसरे एग्जीक्यूटिव को बुलाया जिसने चेन स्टोर पर एक किताब लिखी थी। इसने नेशनल चेन स्टोर एसोसिएशन को लिखा और मेरे लिए इस विषय पर वाद विवाद की एक कॉपी सुनिश्चित कराई। उसका मानना है कि चेन स्टोर मानवता की सेवा कर रहे हैं। उसे इस बात पर गर्व है कि वह सैकड़ों समुदायों के लिए काम कर रहा है। बोलते समय उसकी आंखें चमक रही थी और मैं बताना चाहता हूँ कि उसकी बातों से मेरी आंखें काफी खुल गई। उसने मेरा पूरा नजरिया बदल दिया। मेरे निकलते समय वह मुझे दरवाजे तक छोड़ने आया। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और वाद विवाद के लिए उसने मुझे शुभकामनाएं दी और मुझे दोबारा आकर बताने को कहा कि वाद विवाद में क्या हुआ। उसके अंतिम शब्द थे, मुझसे बसंत में फिर से मिलने आइएगा, मैं ईंधन के लिए ऑर्डर देना चाहूंगा। मेरे लिए तो वह एक चमत्कार था। वह बिना कहे मुझसे ईंधन खरीदने की बातें कर रहा था। मैंने 2 घंटे के लिए उसमें सच्ची दिलचस्पी दिखाकर वह पा लिया जो मैं 10 साल तक उसे अपने प्रोडक्ट्स में दिलचस्पी पैदा करने की कोशिश के बाद भी नहीं पा सका था। मिस्टर कन्फ्ले, आपने कोई नया सत्य नहीं खोजा। क्राइस्ट के जन्म के 100 साल पहले जन्मे एक प्रसिद्ध रोमन कवि पुबिलियस साइरस ने कहा था, हम दूसरों में रुचि दिखाते हैं जब वह हम में रुचि दिखाते हैं। मानवीय संबंधों के अन्य सिद्धांतों की तरह दिखाई गई दिलचस्पी सच्ची होनी चाहिए। इसका फायदा सिर्फ दिखाने वाले इंसान को नहीं बल्कि दिलचस्पी पाने वाले इंसान को भी होना चाहिए। यह 2 दिशाओं वाली सड़क है जिससे दोनों पार्टियों को लाभ होता है। मार्टिन जिन्सबर्ग, जिन्होंने हमारा कोर्स लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क में किया था, ने बताया कि एक नर्स में सच्ची दिलचस्पी दिखाने से
उनकी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ा। यह थैंक्स गिविंग का दिन था और मैं 10 साल का था। मैं एक सिटी हॉस्पिटल के वेलफेयर वार्ड में था। अगले दिन मुझे एक बड़े ऑपरेशन से होकर गुजरना था। मुझे पता था कि मैं महीनों तक बिस्तर पर कमजोर और दर्द से पड़ा रहूंगा। मेरे पिता मर चुके थे, मेरी माँ और मेरे एक छोटे फ्लैट में रहते थे और हम वेलफेयर पर थे। उस दिन मेरी माँ मुझसे मिलने नहीं आ सकी। जैसे दिन गुजरता गया मैं अकेलेपन, दुख और डर से भर गया। मुझे पता था कि मेरी माँ अकेले घर पर मेरे बारे में चिंता कर रही होगी। उनके साथ कोई नहीं होगा, उनके साथ कोई खाना खाने वाला भी नहीं होगा और उनके पास थैंक्स गिविंग डिनर के लिए पैसे भी नहीं होंगे। मेरी आंखों में आंसू भर गए और मैंने तकिए से अपना सर छुपा लिया। मैं चुपचाप रोता रहा और इतनी बुरी तरह से रोया कि मेरा शरीर दर्द से भर गया। एक युवा नर्स ने मेरा रोना सुन लिया और वह मेरे पास आई। उसने तकिया हटाया और वह मेरे आंसू पोंछने लगी। उसने बताया कि वह कितना अकेला महसूस कर रही थी और इस दिन काम के कारण अपने परिवार के साथ वक्त नहीं बिता पा रही थी। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसके साथ डिनर करना चाहूंगा। वह भोजन से भरी 2 ट्रे लेकर आई, चिकन की डिश, चटपटे उबले आलू, टमाटो सॉस और आइसक्रीम। उसने मुझसे बात की और मेरे डर को शांत करने की कोशिश की। हालांकि उसे 4 बजे शाम को निकलना था, पर वह मेरे साथ 11 बजे रात तक रुकी रही। उसने मेरे साथ गेम्स खेले, मुझसे बातें की और वह मेरे साथ तब तक रही जब तक मैं सो नहीं गया। उस समय से अब तक किसी भी थैंक्स गिविंग आए और गए, पर हर बार मुझे वही पुराना दिन याद आता है जब मैं हताश, डर और अकेलेपन से भरा था और कैसे उस अजनबी ने अपने प्यार और स्नेह से मुझ में सहन शक्ति दी। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आपको पसंद करें और आप असली दोस्ती बनाना चाहते हैं, अगर आप दूसरों की मदद के साथ साथ अपनी मदद भी करना चाहते हैं, तो यह सिद्धांत याद रखिए, लोगों में सच्ची दिलचस्पी रखिए।